प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी की पाठ्यपुस्तक में आपके पाठ्यक्रम में पूरक पुस्तक के रूप में दी गई कृतिका नाम की जो पुस्तक है उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं एक यात्रा वृत्तांत जो कि मधु कांकरिया के द्वारा लिखित है। और ये जो यात्रा वृत्तांत है विद्यार्थियों, ये साना साना हाथ जोड़ी नाम से है। अर्थात इस शीर्षक का जो तात्पर्य होता है, अर्थ होता है, वो होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तो आइए विद्यार्थियों, मधु काकरिया के द्वारा रचित इस यात्रा वृत्तांत का जो पाठ का सारांश है और उस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है उसके सॉल्यूशंस हैं उनको देखेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, रुक करते हैं उस यात्रा वृत्तांत का और प्रवेश करते हैं उस यात्रा में मधु काकरिया जी के साथ, जो कि एक अमर छाप छोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। उस अमिट छाप को हम आपके मानस में इस प्रकार से हृदयंगम करना चाहते हैं ताकि आप अपना बोर्ड का प्रश्न पत्र देते समय यदि कहीं से भी प्रश्न आता है इस पाठ से संबंधित, तो आप अच्छी तरह से उस पाठ को जो प्रश्न हैं उनको आप हल कर सकें। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इस पुस्तक से जो कि कृतिका नाम से है, तो यहाँ से केवल आपको प्रश्न ही आने वाले हैं और 2 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक, जिनमें से एक आपको करना है। इसी प्रकार से लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे और कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको आने वाले हैं। तो केवल प्रश्नों से संबंधित जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आइए विद्यार्थियों, चलते हैं उस यात्रा वृत्तांत की तरफ। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ये साना साना हाथ जोड़ी का तात्पर्य होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की यात्रा वृत्त की विधा है, यानी कि यात्रा वृत्तांत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। किसी भी लेखक के द्वारा किसी भी क्षेत्र विशेष का जब यात्रा की जाती है, उसको जब उस शब्दों में बांधने का प्रयास को लेखक करता है, तो उस यात्रा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी शिल्प होता है, उसको वो लेखन शैली में जब प्रस्तुत करता है तो वहाँ यात्रा वृत्तांत की विधा है वो निष्पन्न मानी जाती है। तो यहाँ विद्यार्थियों, पूर्वोत्तर जो भारत है उसके सिक्किम राज्य की राजधानी है, जिसे पहले गंगटोक कहा जाता था, आज उसे गंगटोक कहा जाता है। और उससे आगे हिमालय की यात्रा का रोचक वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, यानी कि गंगटोक जिसको कहा जाता था पहले, उसकी और उससे पहले उसके बाद में हिमालय की यात्रा का रोचक वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर विद्यार्थियों, हिमालय की जो घाटियाँ हैं उनकी प्राकृतिक शोभा और हिमालय के विराट और भव्य रूप का बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन लेखिका के द्वारा यहाँ पर किया गया है। विद्यार्थियों, बीच बीच में आपको यहाँ पर आए जो शब्दावली है उसका अर्थ भी आपको देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि पाठ के इर्द गिर्द जो भी पारिभाषिक शब्दावली हो या उस क्षेत्र विशेष से संबंधित सामान्य ज्ञान को बढ़ाने वाली बातें हैं, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ शामिल किया है ताकि आपका जो शब्द भंडार है वो सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी विकसित हो। तो आइए इस प्रारंभिक अंश को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक शब्द आता है विद्यार्थियों, सबसे पहले तराई। तो तराई क्या होता है इसको समझिए कि पहाड़ों की तलहटी में स्थित जो दलदली भूमि होती है, पहाड़ों की जो तलहटी है उसके अंतर्गत जो दलदली भूमि होती है उसको विद्यार्थियों तराई कहते हैं। ये जो क्षेत्र है वो भारत, नेपाल और भूटान इन देशों के मध्य में फैला हुआ है। यहाँ सबसे पहले विद्यार्थियों लेखिका के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य से पूरित और मेहनत कश लोगों का शहर गंगटोक यहाँ पर कहा गया है। उस सिक्किम की जो राजधानी है उसको गंगटोक यानी कि गंगटोक यहाँ पर मेहनत कश लोगों का शहर यहाँ पर इस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो लेखिका ने यहाँ इस संबंध में क्या विवरण दिया है वो यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर रात्रि के समय जब लेखिका अपना समय बिताती है और वो हिमालय की यात्रा वहाँ से जब शुरू करती है तो उसको रुकना पड़ता है गंगटोक शहर में, जो सिक्किम की राजधानी है। तो उस वहाँ की जो प्राकृतिक शोभा है, रात्रिकालीन जो स्थिति है, रात्रिकालीन जो शोभा है
वो आकाशीय शोभा बनकर किस प्रकार से गंगटोक को बहुत ही रमणीक स्थान बनाने का काम करती है। तो उसमें बताया गया है कि लेखिका को उस रात्रि में उस शहर को देखने पर ऐसा लगा मानो आसमान उल्टा पड़ा हो। आसमान ऐसा लगता है मानो उल्टा पड़ा हो और तारे बिखर कर क्या कर रहे हो, टिमटिमा रहे हो, ऐसा प्रतीत लेखिका को होता है। विद्यार्थियों, लेखिका ने मेहनतकश बादशाहों का शहर, जिसका सब कुछ सुंदर था, जिसकी सुबह भी सुंदर, शाम भी सुंदर और रात भी सुंदर, ऐसा मेहनतकश बादशाहों का शहर सिक्किम को यहाँ पर कहा गया है लेखिका के द्वारा। विद्यार्थियों, आगे बताया लेखिका ने कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा हुआ यह शहर है। विद्यार्थियों, छोटे प्रश्नों के रूप में यदि हम देखते हैं तो ऐसा आ सकता है कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा हुआ जो प्रदेश है, जो शहर है, वो कौन सा माना जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ सिक्किम की राजधानी गंगटोक का यहाँ पर वर्णन है, तो वही इस स्थिति को पैदा करता है। मेहनत का बादशाहों का शहर भी गंगटोक को कहा जाता है। विद्यार्थियों, आगे एक शब्द आता है सम्मोहन। मानो वो जो प्राकृतिक छवि है, प्राकृतिक जो छटा है, वो लेखिका के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर मुग्ध कर रही है। तो यहाँ पर सम्मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है। सम्मोहन का मतलब होता है विद्यार्थियों मुग्ध करना, उस छवि से अपनी उस छवि को उस देखने वाले के मन में इस प्रकार से आकर्षित करने की स्थिति उत्पन्न करना कि वो मुग्ध हो जाए उसको देख करके। विद्यार्थियों, यहाँ जो शाब्दिक अर्थ होता है सम्मोहन का, वो होता है गहन विश्राम और केंद्रित एकाग्रता की स्थिति जो है, केंद्रित एकाग्रता की जो अवस्था है उसको सम्मोहन कहा जाता है। तो मूल रूप में मुग्ध करना इस सम्मोहन की स्थिति का पर्याय हो सकता है। विद्यार्थियों, आगे इस शहर की सुंदरता को बढ़ाने के क्रम में जो लेखिका पर जो प्रभाव पड़ा था उसको आगे इस प्रकार से स्पष्ट किया है लेखिका ने कि शहर की जो रहस्यमयी सितारों भरी जो रात है वो उसके अंदर लेखिका के अंदर सम्मोहन जगा रही थी और लेखिका के भीतर बाहर सिर्फ शून्य नज़र आ रहा है, अर्थात आसपास ऐसा लग रहा है कि उसे कोई भी आसपास उसके वस्तु नहीं है। स्वयं का बाहर और भीतर उसके अंतर स्थल में भी और शून्य नज़र आने लगा है। और अतीन्द्रियता, इनकी इंद्रियों से परे जो डूबी रोशनी है उसकी जादुई झालर जैसी यहाँ पर लगती हुई सी प्रतीत हो रही है। यानी कि वहाँ की जो रोशनी है, उस शहर की जो रात्रिकालीन में अवस्था में चमकने वाली जो रोशनी है, वो रोशनी की जादुई झालर जैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तभी एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी है, जो लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी। उस प्रार्थना के बोल हैं विद्यार्थियों, जो कि आपकी पाठ का शीर्षक है, साना साना हाथ जोड़। यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आगे विद्यार्थियों, धीरे धीरे वहाँ रात्रिकालीन जो वैभव है, रात्रिकालीन जो स्थिति है, वो उजास में परिवर्तित होने लगी है, उजाला होने लगा है। तो वहाँ से जिस स्थान पर वो ठहरी हुई थी, जिस मकान पर वो ठहरी हुई थी लेखिका, तो वहाँ उस मकान की बालकनी से कंचनजंगा देखने की जो लालसा है वो जागृत हुई है। कंचनजंगा विद्यार्थियों भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, पर्वत चोटी है, वो मानी जाती है और विश्व की तीसरे नंबर की पर्वत शिखर जो ऊंचा माना जाता है वो कंचनजंगा को माना जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके इतिहास को, आपके सामान्य ज्ञान को विकसित करने में ये सहयोग करेंगे। लेकिन वहाँ बालकनी से कंचनजंगा देखने का प्रयास किया गया, लेकिन बताया गया वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि मौसम साफ होने पर ही कंचनजंगा दिखाई देती है। तो आइए विद्यार्थियों, थोड़ा सा कंचनजंगा के बारे में कुछ जान लेते हैं, ऐसी जानकारियाँ जो आपको अपने भविष्य में जहाँ पर भी आप अपनी मेहनत का फल देने के लिए तैयार रहोगे, तो वहाँ आपका जो सामान्य ज्ञान है, इससे संबंधित आपका सामान्य ज्ञान भी विकसित होगा। ऐसा मैंने प्रयास किया है अपने नोट्स के द्वारा कि आपको पाठ के साथ साथ जो उसकी जो आसपास की जो जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। विद्यार्थियों, कंचनजंगा के बारे में जानते हैं। ये पूर्वी हिमालय में स्थित एक चोटी है, ग्रेट हिमालयन रेंज का एक हिस्सा है। पूर्वी नेपाल और सिक्किम भारत में स्थित है। पूर्वी नेपाल और सिक्किम जो कि भारत का हिस्सा है उसमें स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर मानी गई है।
यहाँ पर आगे देखते हैं कि हिमालय पर्वत की स्थिति क्या है। भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चीन, ये देश मिलकर के, और यहाँ पर ये हिमालय पर्वत ये विस्तृत हुआ है। तो यहाँ भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान में ये हिमालय पर्वत विस्तृत है। हिमालय की चोटियों का जब क्रम देखते हैं, हमने बता दिया कि विश्व की तीसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा मानी जाती है। तो आइए देखते हैं, ये तीसरी है, तो पहले और दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो कौन कौन सी मानी जाती हैं। विद्यार्थियों, आप पढ़ते आए हो, सुनते भी आए हो कि माउंट एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट जो पर्वत है जो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, पर्वत चोटी है, वो माउंट एवरेस्ट पर्वत मानी जाती है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर मानी जाती है। दूसरे स्थान पर आती है विद्यार्थियों K2, यानी कि माउंट गॉडविन ऑस्टेन। K2 नाम की जो पहाड़ी है, जिसका पूरा नाम जो है वो माउंट गॉडविन एस्टेन मानी जाती है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, 8,611 मीटर की मानी जाती है। विद्यार्थियों, माउंट एवरेस्ट माना गया 8,848, K2 जो दूसरे नंबर की ऊंचाई की है 8,611 मीटर। ये पाकिस्तान प्रशासित जो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, पाक जो अधिकृत कश्मीर है, उसमें ये स्थित है। तीसरे नंबर की हमारी जो कंचनजंगा है, जिस पर हमारा ये पाठ चल रहा है, जिसमें उसका नाम आया है कंचनजंगा का, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। ये है विद्यार्थियों सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,586 यानी कि 8,586 मीटर ऊंचाई है। यहाँ जब देखा जाता है, आगे लेखिका वर्णन करती है कि आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका होने के कारण कंचनजंगा उसको बालकनी से नहीं दिखाई दी है। कंचनजंगा की जगह रंग बिरंगे फूलों के बाग उसको दिखाई दे गए हैं उस बालकनी से। आगे विद्यार्थियों लेखिका वर्णन करती है कि स्थान का, जो कि यूमथांग नाम से है, यूमथांग, ये गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं विद्यार्थियों कि गंगटोक से कितनी दूरी पर यूमथांग नाम का जो स्थल है वो स्थित है, तो उसकी दूरी कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 149 वर्ग मीटर, वो किलोमीटर, सॉरी। तो ये यूमथांग जो है गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर है। यूमथांग कहा गया है घाटियों को ही यूमथांग का पर्याय माना जाता है, यानी कि यहाँ पर घाटियों की जो अधिकता है वो पाई जाती है। यहाँ विद्यार्थियों एक लेखिका के साथ में, यानी कि मधु कांकरिया के साथ में, उसका जो ड्राइवर था, जीप को जो चला रहा था, वो ड्राइवर कम गाइड, वो ड्राइवर होने के साथ साथ गाइड भी था, उसको निर्देश भी दे रहा था कि आपको यहाँ चलना है, ये चित्र देखने हैं, तो उसका नाम आ जाता है। तो इसका जो नाम है विद्यार्थियों वो है जितेन नार्गे। जितेन नार्गे नाम का एक नेपाली युवक है जो वहाँ उसको घुमाने का काम वो कर रहा है। यहाँ आगे विद्यार्थियों एक आया है कि वहाँ कौन कौन से पेड़ हैं, तो एक पाइन का पेड़ आया है। पाइन कहते हैं चीड़ के पेड़ को, जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ती है लेखिका तो उसको दिखाई देती हैं कि मंत्र लिखी हुई सफ़ेद बौद्ध पताकाएं वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जगह जगह पर वो पताकाएं टंगी हुई हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी विद्यार्थियों आपको आपके प्रश्न पत्र में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ इन पताकाओं से संबंधित प्रश्न आपको परेशान नहीं करे, इसलिए इसका विवरण भी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सुनिए इसको कि जो मंत्रों से लिखित जो सफ़ेद और बौद्ध पताकाएं हैं वो किस प्रकार से हैं, कौन उनको लगाता है, कब लगाता है, उस क्षेत्र की विशेषताएं बन जाती हैं। तो विद्यार्थी देखते हैं, ध्वज पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक मानी जाती हैं। वो जो ध्वज पताकाएं बौद्ध पताकाएं हैं वो प्रतीक किसका मानी जाती है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आप कहेंगे शांति और अहिंसा का प्रतीक वो मानी जाती हैं। इन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। जब जितेन उसका जो ड्राइवर था, उसका जो गाइड था, उसने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म में जो दीक्षित व्यक्ति है बुद्धिस्ट, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताका यानी कि सफ़ेद पताकाएं, सफ़ेद ध्वज है वो फहरा दिए जाते हैं किसी भी पवित्र स्थान पर। इन्हें उतारा नहीं जाता है, उनकी विशेषता है इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। तो कोई जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, कोई जो बुद्धिस्ट होता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 ध्वज पताकाएं जो श्वेत पताकाओं के रूप में होती है वो फहरा दी जाती हैं। लेकिन विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना है आपको
कि ये उतारी नहीं जाती, धीरे धीरे स्वतः ये पताकाएं नष्ट होती हैं। उसका दूसरा भी रहस्य है कि ये पताकाएं और जो रंग बिरंगी पताकाएं ये कहाँ से आती हैं। तो कभी किसी नए काम की जो शुरुआत की जाती है तो ये रंगीन पताकाएं वहाँ पर दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं तो जीप पर दलाई लामा की तस्वीर मिलती है, दुकानों पर भी दलाई लामा की तस्वीरें लेखिका के द्वारा दिखाई गई हैं। विद्यार्थियों, यहाँ सामान्य ज्ञान के हिसाब से आपको दलाई लामा का अर्थ भी याद होना चाहिए। और दलाई लामा है क्या, आप सुनते आए हैं। तो दलाई लामा का अर्थ होता है विद्यार्थियों ज्ञान का सागर। दलाई लामा का जो अर्थ होता है वो ज्ञान का सागर होता है। ये दलाई लामा कौन थे विद्यार्थियों, तो तिब्बती बौद्ध धर्म जो है, तिब्बत प्रदेश का जो बौद्ध धर्म के हैं वो आध्यात्मिक नेता की उपाधि है। ये दलाई लामा क्या है कि तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता, तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता की ये उपाधि है दलाई लामा। अब वर्तमान में जो दलाई लामा है ये उपाधि है जो 14वें दलाई लामा की स्थिति में है और उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। तेंजिन ग्यात्सो ये 14वें दलाई लामा हैं और जो भारत में शरणार्थी के रूप में निर्वासन में रहते हैं। 1959 में चीनी शासन के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था और तिब्बती विद्रोह के कारण उन्हें भारत में निर्वासित होना पड़ा था। वो निर्वासित होकर के भारत में रहते हैं शरणार्थी के रूप में। दलाई लामा 14वां दलाई लामा इस समय विराजमान है। विद्यार्थियों, आगे जो तिब्बती शब्द आया है उसके संबंध में भी मैंने जानकारी इकट्ठी की है। तो तिब्बत क्या है कि पूर्वी एशिया का ये क्षेत्र है जो हिमालय के उत्तर में तिब्बती पठार पर स्थित है। तकनीकी रूप से चीन का हिस्सा है। तकनीकी रूप से जो तिब्बत है वो चीन का हिस्सा है, लेकिन एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में इसका बहुत लंबा इतिहास देखने को मिलता है। ये स्वतंत्र रजवाड़ा था किसी समय पर। जो तिब्बत है वो तकनीकी रूप से तो किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा, लेकिन एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में इसके रजवाड़े का लंबा इतिहास मौजूद है, यानी कि मिलता है। आगे विद्यार्थियों जो विवरण मिलता है इस यात्रा वृत्तांत में वो कवि यानी कि लॉन्ग स्टॉक का विवरण यहाँ पर मिलता है। ये वहाँ पर बताया गया है लेखिका के द्वारा कि गाइड जो फिल्म थी उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। सिक्किम की 2 जनजातियों के बारे में यहाँ पर वर्णन आया है विद्यार्थियों कि सिक्किम की 2 जनजातियों का वर्णन उस यात्रा वृत्तांत में आया है। वो 2 जनजातियाँ कौन सी हैं, या सीधे ही दे दिया जाए उन 2 जनजातियों के नाम दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि ये क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि लेपचा और भुटिया, लेपचा और भुटिया ये सिक्किम में जो स्थानीय जातियां हैं उनके बीच चले लंबे झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल जो था वो कवि लॉन्ग स्टॉक माना जाता है। ये शुरुआती स्थल है शांति वार्ता का। जो 2 जनजातियां सिक्किम में उस समय थीं, लेपचा और भुटिया, उन दोनों स्थानीय जातियों के बीच में लंबे झगड़े चले थे और उनमें जो शांति वार्ता हुई थी वो यहीं पर हुई थी, इसी स्थल पर हुई थी और वहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर भी रखा हुआ है। तो कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में यहाँ पर ये स्थल है, इसकी यात्रा लेखिका ने की है, इसलिए इसका वर्णन भी यहाँ पर आया है। विद्यार्थियों आगे चलते हैं तो आगे दिखाई देता है कि घूमता हुआ धर्मचक्र वहाँ पर दिखाई देता है और जितेन ये बताता है कि इसी स्थान पर एक कुटिया में घूमते धर्मचक्र के बारे में बताया उसने जितेन ने कि इसे घुमाने से सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को ऐसा लगा इस चीज़ को सुन करके कि हमारे देश में इतनी वैज्ञानिक प्रगति हो जाने के बाद भी, वैज्ञानिक प्रगति बहुत हुई है हमारे देश में, लेकिन इस चीज़ के बाद में भी लोगों की जो आस्थाएं हैं, लोगों के जो विश्वास हैं, वो पाप पुण्य की जो अवधारणाएं हैं वो अब भी समान हैं, यानी कि एक जैसी हैं। वैज्ञानिक प्रगति का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये जो घूमता हुआ धर्मचक्र है कि जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो लेखिका को ये याद आ गया कि भारत में जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है, लेकिन उस स्थिति में भी लोगों की जो आस्थाएं हैं, विश्वास हैं और पाप पुण्य की धारणाएं हैं वो एक जैसी हैं अब भी, ऐसा उसको महसूस हुआ है लेखिका को। विद्यार्थियों आगे चल के और हिमालय के परिदृश्य के बारे में विस्तृत जानकारी लेखिका के द्वारा दी गई है। तो कुछ जानकारियां हैं हिमालय से संबंधित, उनको समझना आपके लिए अति आवश्यक है। उसमें बताया गया है कि जीप के ऊंचाई पर चढ़ने पर बाजार बस्तियां पीछे छूटने लगे हैं, जीप आगे बढ़ रही है, हिमालय के परिदृश्य धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जीप की खिड़की से सिर निकाला है लेखिका ने और आसमान छूते पर्वत शिखरों और झरनों को वहां से लेखिका के द्वारा देखा गया है।
उसने देखा है कि चलती चलती स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ, कुछ युवतियाँ दिखाई दी हैं जो नेपाली हैं, नेपाल प्रदेश की हैं, और वो क्या कर रही हैं, चलती हुई और स्वेटर बुनने का काम कर रही हैं, और भारी भरकम उनके सर पर कार्टून उठाते बौने नेपाली ओझल युवक अब होते चले जा रहे हैं। और उनके साथ साथ उन्होंने देखा उन महिलाओं के साथ साथ जो स्वेटर बन रही थी, उसके साथ साथ उन्होंने देखा उन लोगों को, नेपाली युवकों को, जो भारी भरकम जो कार्टून हैं उनको उठाते बौने यानी कि कम कदकाठी के जो नेपाली लोग हैं वो धीरे धीरे उस जीप के आगे बढ़ने के कारण ओझल होते से हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ विद्यार्थियों लेखिका ने ये बताया है कि पल पल परिवर्तित जो विशाल हिमालय है वो धीरे धीरे दृष्टिगोचर होने लगा है, दिखाई देने लगा है। वहाँ देखता है, लेखिका को दिखाई देता है जलप्रपात यानी कि जो झरने हैं, तिस्ता नदी। विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है किस नदी का वर्णन यहाँ इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आया है, तो वो है तिस्ता नदी। तो जलप्रपात यानी कि झरने देखे हैं, तिस्ता नदी है, वो तिस्ता नदी यहाँ पर अपनी जो सौंदर्य की जो पराकाष्ठा है उस पर उसकी पूर्णता को लेकर के दिखाई दी है। विद्यार्थियों आगे चल करके और लेखिका ने वर्णन किया है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल यानी कि 7 बहनें, वाटरफॉल जैसे पानी गिरता है, सेवन सिस्टर्स जो वाटरफॉल है, ये जो नज़ारा है वो आकर के दिखाई दिया है। और विद्यार्थियों यहाँ हिमालय को देख करके और लेखिका के मन में एक पंक्ति आती है, मेरे नगपत मेरे विशाल। शिखरों से गिरता हुआ फैन, उगलता हुआ झरना वहाँ पर दिखाई देता है, और पहाड़ियों के नीचे बहने वाली 7 अलग अलग धाराओं के साथ नदियाँ जो गिरती हैं, तो उन्हीं को विद्यार्थियों सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि पहाड़ियों के नीचे बहने वाली 7 अलग अलग नदियाँ हैं और 7 नदियाँ अलग अलग धाराओं में बह रही हैं। ये जो सीनरी है, ये जो परिदृश्य है, वो गंगटोक शहर से 32 किलोमीटर दूर है, और आश्चर्यजनक स्थिति के ये झरने आपको लेखिका को दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी जीवन की अनंतता का प्रतीक है ये झरना। वो जो झरना बह रहा है, जीवन में शक्ति का एहसास दिलाने वाला ये झरना है। लेखिका स्वयं देश और सरहदों से दूर बहती धारा बनने लगी है, उसको स्वयं को, लेखिका को ऐसा लगने लगा है कि सारी जो सरहद हैं वो दूर बह गई हैं, धारा बन करके वो स्वयं जो लेखिका है वो बह गई है, मानो भीतर की सारी तामसिक और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। जितने भी पाप थे लेखिका के द्वारा किए गए, उनके मन में जो दुर्भावनाएं थीं, वो सारी की सारी मानो उस झरने के जल में और धीरे धीरे पवित्र हो गई हैं। लेखिका को उपनिषदों के जो प्राण वाक्य है, वो चरैवेति अर्थात चलते रहो, ये याद आ गया है। आगे विद्यार्थियों लेखिका के द्वारा वर्णन किया गया है कि मातृत्व और श्रम साधना एक साथ वहाँ की युवतियों को देख करके उसे याद आया गया है कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो श्रम साध्य होने के साथ साथ अपने मातृत्व का जो पूरा संयोजन है वो साथ साथ करती हुई दिखाई पड़ी है। वहाँ पर पहाड़ी जो औरतें हैं उनके द्वारा पत्थर तोड़े जा रहे हैं, और हाथों में उनके में कुदाल हैं और हथौड़े हैं, साथ ही पीठ पर बंधे हुई टोकरी में उनके बच्चे भी हैं। देखिए कितनी मेहनत कश ये युवतियाँ हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में हैं। उनका जीवन इस प्रकार से है कि उनके वो पत्थर तोड़ने का प्रयास करती हैं, हाथ में कुदाल हैं और हथौड़े हैं, और साथ में ही उनकी पीठ पर एक टोकरे में बंधे हुए उनके बच्चे हैं, उनको साथ लेकर के ये काम कर रही हैं। तो यहाँ पर भूख, मौत, दैन्य यानी कि दीनता और जिंदा रहने की जंग यहाँ पर दिखाई दी है। हिम रास्तों में यानी कि बर्फ से ढके हुए रास्तों के पत्थर तोड़कर चौड़ा बनाने का कार्य ये महिलाएं हैं जो कर रही हैं, जो कि बहुत खतरनाक काम कहा जा सकता है। तो विद्यार्थियों यहाँ उस स्थिति में भी, मेहनत करने की स्थिति में, श्रम साधना की स्थिति में भी जब मातृत्व के गुण का जो पालन किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, ऐसी परिश्रमी महिलाओं के द्वारा, तो यहाँ पर दोनों को जो संयोजन है वो मिलता है। मातृत्व की यहाँ पर पालन किया जा रहा है, और यहाँ पर श्रम साधना भी यहाँ पर उन महिलाओं की, पहाड़ी महिलाओं की दिखाई दे रही है। यहाँ पर आगे विद्यार्थियों बताया गया है कि ये पहाड़ों पर रास्ते बनाने का काम ये महिलाएं कर रही हैं। ये बहुत ही दुस्साध्य कार्य यानी कि कठिन कार्य बताया गया है, और जितेंद्र के द्वारा बताया गया कि पहले ये जो चट्टान है, ये जो पर्वत हैं, इन पर डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। डायनामाइट विद्यार्थियों पूछा जा सकता है तो कहेंगे कि ये एक विस्फोटक पदार्थ है।
ये जो विस्फोटक है डायनामाइट का आविष्कार विद्यार्थियों अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया था, जो कि विस्फोटक के रूप में होता है डायनामाइट। तो उन चट्टानों को डायनामाइट के द्वारा उड़ा दिया जाता है और फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटा बनाया जाता है। वही कार्य महिलाएं वहाँ पहाड़ी महिलाएं वही कार्य ये कर रही हैं और धीरे धीरे उन पत्थरों को एक सीध में बिछा करके और बिल्कुल एक समानांतर बिछाने का कार्य वो लंबी लंबी पट्टियों के रूप में वो कर रही हैं वो महिलाएं, और वो उस ऐसे खतरनाक का काम को कर रही हैं कि थोड़ा सा भी चूक जाने पर उनकी जान को जोखिम हो सकता है। आगे विद्यार्थियों लेखिका को अचानक से और जैव विविधता से युक्त, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, तो जैव विविधता से युक्त पलामू और गुमला के जंगल उस लेखिका को याद आ जाते हैं। ये व्याघ्र आरक्षित वन हैं जो कि झारखंड में पाए जाते हैं, उनकी याद लेखिका को यहाँ इस जैव विविधता से युक्त क्षेत्र को देख करके, हिमालय के क्षेत्र को देख करके लेखिका को पलामू और गुमला के जंगल याद आ जाते हैं। इनकी याद लेखिका को आती है यहाँ आदिवासी युवतियाँ पीठ पर बच्चे को बांधकर पत्तों की तलाश में घूम रही हैं, वो पत्ते तलाशने का काम यहाँ पर कर रही हैं। विद्यार्थियों यहाँ एक शब्द और आया है हेयर पिन बैंड। ये क्या है? एक तीव्र मोड़ है और तीव्र मोड़ जहाँ आने वाले वाहन है उसको आगे बढ़ने के लिए लगभग 180 डिग्री मुड़ना पड़ता है, बहुत घुमावदार ये जो है। तो ऐसी स्थिति में जो भी यात्री हैं उनको, जो उस वाहन में बैठे हुए हैं या ड्राइवर है, उनको ये हेयर पिन बैंड लगानी होती है ताकि वो उस घुमाव से वो अपने आप को, अपने शरीर को गिरने से, इधर उधर टकराने से वो बच सकें। इसके लिए एक पड़ाव, एक ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौटते हुए दिखाई दिए हैं। आगे चल कर के चाय बागानों में महिलाएं जो हैं वो पत्तियां तोड़ने का काम वो नवयुवतियां और जो पहाड़ी जो महिलाएं हैं वो कर रही हैं। विद्यार्थियों यहाँ आगे अपना एक परिचय अपने साथियों के रूप में भी दिया है, क्योंकि उस यात्रा वृत्तांत में जब वो आगे आगे चलती हैं लेखिका, तो उनके साथ में दो और थे, जो कि एक था मणि, जो कि 50 वर्षीय उनकी सहेली है मणि, और जितेन उनका जो ड्राइवर होने के साथ साथ गाइड भी है। तो दो व्यक्ति और इनके साथ थे, एक है मणि जो कि 50 वर्षीय युवती है, उसकी लेखिका की सहेली है, और जितेन जो आपको बताया जा चुका है कि एक ड्राइवर है और गाइड का काम भी वो ड्राइवर कर रहा है। तो मणि जो है वो लेखिका की सहयात्री है। झरने की जो संगीत में ध्वनि है वो कैसी दिखाई दे रही, जिस प्रकार से झरना क्या जो कल कल बहता हुआ स्वर आ रहा है, वो मंदिर की घंटियों के समान उस मणि को दिखाई दे रहा है, और संगीत और घुंघरूओं की जो रुंझुनाट है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेखिका को जीवन की संपूर्णता की अनुभूति यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर जीवन आकर के संपूर्ण स्थिति में आ जाता है। विद्यार्थियों आगे चल कर के जो पड़ाव डाला गया था उस यात्रा तक पहुंचने के लिए, तो वहाँ लायुंग जो स्थान है वहाँ पर पड़ाव डाला गया है। रात का पड़ाव यहाँ पर था लेखिका का, वो है तिस्ता के किनारे, यानी कि तिस्ता नदी का वर्णन आया है इस यात्रा वृत्तांत में। तो तिस्ता के किनारे एक लकड़ी के बने हुए घर में वो ठहरी थी, रात्रि का पड़ाव उन्होंने वहाँ किया था। वहाँ एक प्राकृतिक वातावरण दर्शनीय था वहाँ सर्वत्र शांति थी। लायोंग क्या है? समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है लायोंग। वहाँ बर्फ नहीं दिखी है। एक सिक्किमी युवक ने बताया कि 500 मीटर और ऊपर जाने पर एक स्थान आता है, वहाँ आपको बर्फ दिख सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वहाँ जो बर्फ दिखने का जो 14,000 से फिर 500 मीटर और ऊपर जाते हैं, 500 फीट और ऊपर जाते हैं, तो यहाँ कटाओ नामक स्थान है। कटाओ नामक स्थान है, वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो विद्यार्थियों यहाँ बताया गया है कि जितेन के द्वारा और वहाँ के जो सिक्किमी जो युवक हैं उनके द्वारा बताया गया कि कटाओ में आपको बर्फ मिल सकती है। आपको यदि बर्फ देखने की इच्छा हो तो कटाओ नामक स्थान पर बर्फ मिल सकती है। यहाँ बर्फ से ढकी हुई चोटियों के कारण कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड में जो देश है वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो इसी प्रकार से भारत में कटाव को भी क्या कहा जाता है? बर्फ जमी रहने के कारण भारत का स्विट्जरलैंड विद्यार्थियों कहा जाता है। ये जो कटाव है विद्यार्थियों, सिक्किम में स्थित एक वन प्रदेश है। चीनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कटाव के निकट ही है। जो चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है
LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो वहीं उस कटाव नामक जो स्थान है, वन प्रदेश है, उसी के पास चीन का बॉर्डर आता है। लेखिका उसको देख करके झूम उठी है। यहाँ विद्यार्थियों स्कूली जीवन के बारे में आपसे विचार पूछे जा सकते हैं कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं उनका स्कूली जीवन किस प्रकार का है, आपके स्कूली जीवन और उन पहाड़ी बच्चों के स्कूल जीवन में किस प्रकार से विभिन्नता हैं, किस प्रकार से विभेद दिखाई देते हैं, तो वहाँ उसका वर्णन भी लेखिका ने किया है। वहाँ स्थिति बताई गई है कि प्रतिदिन जो विद्यार्थी हैं वो 3-3.5 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल ही जो पहाड़ इतनी 3-3.5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई को चढ़ करके बच्चे रोज स्कूल आते हैं। वहाँ पर आने जाने के लिए किसी प्रकार की बस आदि की व्यवस्था भी नहीं है। वहाँ का जो जीवन है विद्यार्थियों कठोर जीवन है और तराई में वहाँ एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे, एक ही स्कूल है तो वहीं आते हैं पढ़ने के साथ साथ। ये क्या करते हैं विद्यार्थियों, ये बच्चे शाम को अपनी माँओं के साथ में मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगलों से लकड़ी के भारी गट्ठर वो ढोते हैं। तो विद्यार्थियों आपको देखने को मिला कि जो स्थितियां आजकल की हैं, आपके पढ़ने के लिए सर्व सुविधाएं हैं, आपको कहीं ऐसी स्थिति में जाना नहीं पड़ रहा है जहां पर आपको कठोर जीवन की स्थिति पैदा हो। तो वहां का जो जीवन है, बच्चे एक ही पूरे अपने क्षेत्र में एक ही स्कूल है, वहाँ 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ कर के बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ से आने पर वो अपनी माँओं के साथ में पानी भरने का काम, मवेशी चराने का काम और लकड़ी के भारी गट्ठर लाने का काम वो बच्चे करते हैं। जीप जितना सकरा रास्ता अब आ गया है, जैसे ही लेखिका बड़ी है तो उसने सोचा कि कितना मानो इंच टेप से नाप करके वो सकरा रास्ता इतना बनाया गया है कि मानो वो केवल एक जीप लायक ही रास्ता वहाँ पर है। सकरा रास्ता यहाँ पर आ गया है। लेखिका आगे अपनी जीप के साथ बढ़ रही है। घने बालों वाले जो याक हैं, जो पहाड़ी बैल हैं, वो दिखाई देते हैं और बाल होने का उनका कारण यह है कि ईश्वर ने उनको ऐसे बाल प्रदान किए हैं कि जो उनकी बर्फ से रक्षा करते हुए प्रतीत होते हैं। तो याक भी देखें, घने बालों वाले जो याक हैं वो दिखाई दिए हैं लेखिका को विद्यार्थियों। यहाँ आगे चल करके चाय के बागान भी दिखाई देते हैं, हरे भरे बागान हैं जिनमें जो युवतियाँ हैं, सिक्किम की जो युवतियाँ हैं वो चाय पत्ती तोड़ती हुई युवतियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं। उन्होंने एक परिधान पहन रखा है, वस्त्र पहन रखा है जो सिक्किमी परिधान माना जाता है, वो है बोकू। बोकू नाम का एक परिधान है जो सिक्किमी परिधान है जो महिलाएं पहनती हैं और उन परिधान बोकू नाम के परिधान को पहन करके और वो चाय की पत्तियां तोड़ने का काम वो महिलाएं कर रही हैं। यहाँ विद्यार्थियों बोधिसत्व एक शब्द आया है, बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है कि वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति या बुद्धत्व की आकांक्षा रखता है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है या बुद्धत्व की आकांक्षा वो रखता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखिका ने जब देखा कि इतना जो हरियाली से परिपूर्ण हमारा ये जो क्षेत्र है उसको किस प्रकार से अपने स्वार्थ की खातिर लोगों ने प्रकृति के साथ कैसा खिलवाड़ किया है, अपनी ये भावनाएं भी लेखिका यहाँ पर व्यक्त करती है कि प्रकृति से खिलवाड़ किस प्रकार से किया जा रहा है। हमारी लेखिका बताती है कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर करके और अक्षम अपराध किया है। जो क्षमा करने योग्य जो चीज़ है वो की है, ऐसा अपराध प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया है। हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है, ऐसे पहाड़ों को धीरे धीरे काट करके और वहाँ कॉलोनियाँ विकसित की जा रही हैं धीरे धीरे, बहुत से संसाधन वहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं वो विकसित किए जा रहे हैं। तो ये आर्थिक स्थिति आदमी की बढ़ाने के लिए अपनी सुख सुविधाओं की खातिर और प्रकृति से खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ विद्यार्थियों लेखिका ये महसूस करती है, बताती है कि हिमालय उसके लिए कविता नहीं, अब क्या बन गया है, दर्शन बन गया है। यहाँ विद्यार्थियों एक प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि उसमें बताया गया है कि लायोंग जो स्थान था उसमें जीविका के साधन क्या थे, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या साधन उस समय लायोंग में थे। तो यहाँ पर बता सकते हैं आपके 3 प्रकार के जो साधन हैं जीविका यापन करने के लोगों के, वो यहाँ पर हैं। एक तो हैं विद्यार्थियों पहाड़ी आलू, पहाड़ी जो आलू है वो वहाँ होता है। एक है धान की खेती और तीसरा है दारू का व्यापार, अर्थात शराब का जो व्यापार है वो यहाँ पर होता है। तो लायोंग में जो जीविका के साधन बताए गए हैं वो पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार यहाँ पर प्रसिद्ध है।
यहाँ विद्यार्थियों एक मुहावरा भी आया है, मन वृंदावन होना। उस हरितमा को देख करके, प्राकृतिक सुषमा को देख करके लेखिका का जो मन है वो वृंदावन हो गया है, अर्थात वहाँ उसका जो मन है अत्यधिक प्रसन्न हो गया है। मन वृंदावन होना मुहावरा, इसका अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्नता होना। यहाँ विद्यार्थियों एक शब्द आया है, वो जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन यानी कि ये अंग्रेजी के एक कवि हैं और इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट महाकाव्य की रचना की है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट नाम के एक महाकाव्य की रचना की है और उन्होंने इसके साथ साथ मिल्टन के साथ साथ ईव शब्द का भी प्रयोग किया है। तो ईव क्या है, उनके जो रचनाएं हैं, उनका जो प्रमुख जो उपन्यास वगैरह जो भी है, उनकी जो कविता है मिल्टन की, उसकी प्रमुख एक सुंदर महिला पात्र जो है वहाँ पर ईव यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर मिल्टन और ईव का जो संबंध है वो उस अंग्रेजी लेखक की जो प्रमुख महिला पात्र है ईव, उसको यहाँ पर दोनों का संबंध यहाँ पर वहाँ की स्थिति को देखते हुए, वहाँ के वातावरण को देखते हुए यहाँ पर लेखिका के द्वारा विद्यार्थियों प्रस्तुत किया गया है। यहाँ विद्यार्थियों प्राकृतिक सुंदरता से अभिभूत मणि क्या कहती है कि जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। जाने कितना ऋण है, कर्जा है हमारे ऊपर इन नदियों का, क्योंकि ये जो नदियां हैं हमें कितना पानी का उपहार हमें मुफ्त में प्रदान करती हैं, परोपकार की भावना से युक्त। तो मणि कहती हैं कि जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। तो विद्यार्थियों ऐसी इस वाक्य के रूप में भी आ सकता है कि ये शब्द किसने कहे, कितना जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। तो ये मणि के द्वारा, जो कि लेखिका मधु काकरिया की 50 वर्षीय जो सहेली थी उसके द्वारा कहा गया, मणि के द्वारा कहा गया ये कथन है। वहाँ आगे चल के विद्यार्थियों वो देखते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे फौजी छावनियाँ दिखाई देने लगी हैं। जो जनवरी में जहाँ की जो स्थिति है वो वहाँ पर जनवरी में भी ऐसी स्थिति होती है कि केवल पेट्रोल को छोड़ करके सब कुछ वहाँ पर जम जाता है। आगे विद्यार्थियों लेखिका ने खोज यात्रा कहा है। इस यात्रा को, इस जो यात्रा की है, हिमालय क्षेत्र की यात्रा जो की है, उसको लेखिका ने खोज यात्रा कहा है। विद्यार्थियों प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि इस यात्रा को मधु काकरिया जो कि लेखिका है, उसने इस यात्रा को क्या कहा, कैसी यात्रा कहा। तो विद्यार्थियों कह सकते हैं खोज यात्रा इसको कहा था। यहाँ विद्यार्थियों वो जो आगे जब लेखिका चलती है तो उसको एक युवती दिखाई दी है और उसने सिक्किम की उस युवती से पूछ लिया कि क्या आप सिक्किमी हो। तो उसका जो जवाब था वो बहुत ही रोचक था और उसी के आधार पर जो यहाँ पर शब्द सीमा निर्धारित की गई है, शब्दों का द्वारा जो वर्णन लेखिका के द्वारा किया गया है उसको देखते हैं विद्यार्थियों। तो महिला है जो सिक्किमी से पूछा गया है कि क्या आप सिक्किमी हो, तो कहती है कि नहीं मैं इंडियन हूँ। वो गर्व से कहती है कि मैं इंडियन हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सिक्किम जब भारत का अंग बनाया गया, सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया, तब से आज तक जो सिक्किमी व्यक्ति हैं वो भारत में आकर के प्रसन्न दिखाई देते हैं। यहाँ एक विद्यार्थियों इसका वर्णन देखते हैं कि एक चिप्स बेचने वाली जो सिक्किमी युवती है उससे लेखिका ने पूछ लिया कि क्या तुम सिक्किमी हो। जवाब मिला, क्या मिला जवाब, मैं इंडियन हूँ। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर खुश हैं। पहले क्या था विद्यार्थियों, सिक्किम एक स्वतंत्र रजवाड़ा था। लेखिका ने जाना कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी में भौंकते हैं। जितेन ने बताया कि ये जो कुत्ते हैं उनकी विशेषता है, जो पहाड़ी कुत्ते हैं वो चांदनी को देख करके भौंकते हैं। जितेन नार्गे से गुरु नानक के फुटप्रिंटों के बारे में भी जाना उन्होंने कि फुटप्रिंट यहाँ पर, जितेन नार्गे ने बताया कि गुरु नानक की जो फुटप्रिंट हैं वो यहाँ पर हैं। चावल की खेती, वो जो एक बार जब गुरु नानक जी चावल जब अपनी थाली में खा रहे थे तो कुछ चावल वहाँ से गिर गए थे, तो उन चावलों जहाँ पर वो गिरे थे वहाँ पर यहाँ पर क्या की जाती है, चावल की खेती की जाती है। तो यहाँ पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं, ये वर्णन भी बड़ा रोचक दिखाई देता है जो जितेन के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। विद्यार्थियों एक जो फौजी हैं उनके द्वारा यहाँ पर उनका नाम भी आया है, कप्तान शेखर दत्ता। कप्तान शेखर दत्ता ये चाहते थे कि इसके टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सके यूमथांग को। आ सकता है आपके प्रश्न के रूप में कि कप्तान शेखर दत्ता की योजना के अनुसार किस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाने की योजना थी, तो वो है यूमथांग। अर्थात अब रास्ते खोजे जा रहे हैं, मनुष्य
कि इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। आगे विद्यार्थियों उन फौजियों से जो वहाँ मिले थे उनसे एक वहीं की जो भाषा है उसमें एक कथन कहा गया है, उसका अर्थ भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। कहा गया है फेरी भेटुला। फेरी भेटुला यानी कि फिर भेंट होगी, अर्थात फिर मिलेंगे। जितेन का ये कथन फौजियों से कहा गया है। विद्यार्थियों यहाँ एक पंक्ति के रूप में एक वाक्य आया है कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। मंजिल तक पहुंचने से ज़्यादा जो रोमांचक स्थिति होती है वो मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र है उसको बताया गया है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, कब कहा, ऐसा प्रश्न भी आपको विद्यार्थियों आ सकता है। तो इसमें है लेखिका ने ये कथन लायोंग की सुंदरता से प्रभावित होकर, लायोंग की सुंदरता, लायोंग जो स्थल था जहाँ पर वो जाना चाह रही थी, लायोंग की सुंदरता से प्रभावित होकर युमथांग पहुँच कर गया, क्योंकि वो पहले युमथांग में थे। युमथांग से वो लायोंग के लिए गए और लायोंग की जो सुंदरता देखी थी, तो सुंदरता देख करके जब वो वापस से यहाँ पर आए थे तो उसको देख करके वो युमथांग जब पहुँचे थे तो वो युमथांग की जो हरियाली है, वहाँ की जो सुंदरता है, उसको फीकी फीकी लगी। तो यहाँ कहा गया है कि जो मंजिल थी उनकी युमथांग, तो मंजिल तक पहुँचने का सफ़र बहुत ही रोमांचक हुआ करता है, मंजिल से भी ज़्यादा रोमांचक वो सफ़र होता है। तो ये लायोंग की सुंदरता से प्रभावित होकर युमथांग पहुंचकर लेखिका ने ऐसा कहा है। विद्यार्थियों प्रकृति प्रेम के बारे में वहाँ पर बताया गया है कि जितेन का कथन है कि मैडम ये खेतुम है। खेतुम शब्द विद्यार्थियों आपको आ सकता है कि खेतुम किसे कहा गया है। तो खेतुम जितेन बताता है कि वहाँ पर जो जितनी भी हरियाली थी, जितने भी पेड़ पौधे थे, और बताया गया जितेन के द्वारा कि ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, यहाँ देवी देवताओं का निवास है। खेतुम कहा गया है देवी देवताओं का निवास। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। लेखिका ने पूछा कि यहाँ पर गंदगी क्यों नहीं है और इस प्रकार से इस स्थल को पूजा के योग्य क्यों माना जाता है। तो जितेन बताता है कि ये खेतम है, ये 1 किलोमीटर का जो एरिया है, 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो देवी देवताओं का स्थान, निवास यहाँ पर माना गया है। और जो भी यहाँ पर जो ऐसी धारणाएं प्रचलित हैं कि जो भी यहाँ पर गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा, अर्थात यहाँ प्रकृति प्रेम किस स्थिति में उन पहाड़ी लोगों के द्वारा उजागर हुआ है, वो हम सभी के लिए शिक्षा देने का काम वो विद्यार्थियों करता है। वहाँ के लोग क्या हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र के लोग हैं वो पहाड़, नदी, झरनों को पूजा करते हैं, उनको गंदा करने का काम वो नहीं करते हैं। विद्यार्थियों आगे आया है इसमें गंगटोक। गंगटोक जो है यानी कि गंगटोक का जो नाम है, सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक का मतलब होता है पहाड़। गंगटोक का साधारण नाम ही आ जाए कि गंगटोक का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे पहाड़। एक शब्द और आया है रामरोछो। रामरोछो ये नेपाली शब्द है और रामरोछो का अर्थ होता है अच्छा है। रामरोछो का अर्थ होता है अच्छा है। वादियाँ यहाँ पर आया है पर्वतों के बीच का बड़ा भाग, पर्वतों के बीच का एक बड़ा भाग जहाँ पर जल धाराएं बहती रहती हैं, उसको क्या कहा गया है, वादियाँ कहा गया है। तो विद्यार्थियों ये तो था आपके पाठ का सारांश। अब कुछ प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जिन प्रश्नों को आधार बना करके आपका इस पाठ सार में आपको और मदद मिलने वाली है। एक तरह से इसका रिवीजन इस पाठ का होने वाला है इन प्रश्नों के द्वारा। तो देखते हैं यहाँ पर जो पाठ की जो शुरुआत की गई थी, यात्रा वृत्तांत की जो शुरुआत की गई थी, वहाँ कहा गया है कि झिलमिल सितारों की रोशनी में जगमगाया, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक शहर द्वारा लेखिका को किस तरह वो सम्मानित कर रहा था, सम्मोहित कर रहा था। वह गंगटोक शहर रोशनी में नहाया हुआ था, किस प्रकार से सम्मोहित यानी कि मुग्ध करने का काम लेखिका को कर रहा था, अर्थात उस सितारों की रोशनी का जो वर्णन है वो किस प्रकार से लेखिका के द्वारा उस गंगटोक शहर को देख करके किया गया है। तो यहाँ देखते हैं बताया गया है कि सितारों की जो रोशनी है वो एक झालर जैसी लग रही थी। लेखिका को सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके बाहर भीतर जैसे शून्य व्याप्त हो गया हो, अर्थात उस लेखिका को आत्मिक सुख उस वैभव को देखकर, उस उजाले के वैभव को देखकर वहाँ पर लग रहा था। यहाँ पर विद्यार्थियों बताया गया है कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों को शहर क्यों कहा जाता है।
उसका एक कारण है विद्यार्थियों मेहनत कश। यहाँ पर आपने देखा उन महिलाओं को, श्रमजीवी महिलाओं को, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर वो ऐसे ऐसे मेहनत कश कार्य वो कर रही हैं, तो वहाँ उसको कारण ही उनको इस पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासियों को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपनी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हैं उसको पूरित करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिए उन्हें, उनके यहाँ के निवासियों को, पहाड़ी निवासियों को क्या करना पड़ता है, बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है। और वो असुविधाओं में रह भी रहे हैं, असुविधाओं के बीच में रहते हुए भी वो अपना जीवन बादशाहों के समान मस्त अंदाज में जीते हैं। उन्हें किसी प्रकार से अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, जरा भी हीनता की भावना उनके अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर मेहनत कश के साथ साथ बादशाह, यानी कि मेहनत कश होते हुए भी बादशाहों जैसा जो उनका वहाँ पर जीवन जीने का जो अंदाज है वो इस प्रकार से अच्छे ढंग का है और उनमें हीनता की भावना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ विद्यार्थियों बताया गया है कि जितेन मार्गे जो ड्राइवर कम गाइड था उस लेखिका का, मधु कांकरिया जी का, तो उसके द्वारा सिक्किम की जो प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति है उसका वर्णन कुछ शब्दों में किया है। तो वहाँ उन शब्दों को हम भी देखने का एक बार प्रयास करते हैं। उसकी स्थिति क्या है, वो किस प्रकार था, उसका जो चारित्रिक विशेषताएं हैं जितेन नार्गे की, वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो संबंध कह सकते हैं कि वह जितेन नार्गे जो था वो समझदार और मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति था, और वो जीप का ड्राइवर कम गाइड कम ड्राइवर था, यानी कि गाइड होने के साथ साथ ड्राइवर था, यानी कि ड्राइवर होने के साथ साथ वो गाइड देने का काम, निर्देशन देने का काम भी वो कर रहा था। हिमालय की गहरी घाटियों, वादियों का वर्णन उसके द्वारा किया गया है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, ऐसा वर्णन यहाँ किया गया है। स्त्रियाँ बहुत कठोर परिश्रमी होती हैं, ऐसा वर्णन भी यहाँ पर किया है। और स्त्रियों के द्वारा चटक रंग के कपड़े पहनने का कार्य वो पसंद करती हैं, वो युवतियाँ उस पहाड़ी क्षेत्र की, ये भी वर्णन वहाँ पर किया गया है। और यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ भी इस बारे में भी ये जो वर्णन है वो जितेन नार्गे के द्वारा बताया गया है। और बुद्धिस्टों की मृत्यु पर जो फहराई जाने वाली जो श्वेत पताकाएँ हैं 108 किसी भी धार्मिक स्थल पर शहर से दूर वो जो फहराई जाती हैं उसके बारे में भी वर्णन उन्होंने जितेन नार्गे के द्वारा किया गया है। यहाँ विद्यार्थियों लॉन्ग स्टॉक में घूमता हुआ जो धर्म चक्र है उसने लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी उसके अंतर्गत उस धर्म चक्र में क्यों दिखाई दी। इसके बताया गया कि इसके घुमाने पर सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में भावनाएं कैसी हैं, एक समान हैं। लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही प्रतीत होती हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्रता में बांधने का काम ये करता है। चाहे जितनी भी प्रगति हो गई हो, लेकिन अंधविश्वास के क्षेत्र में, आस्थाओं के क्षेत्र में, अपने विश्वास के क्षेत्र में और पाप पुण्य की अवधारणाओं के क्षेत्र में सभी भारतीयों की जो कल्पना है वो एक समान है। विद्यार्थियों यहाँ कुशल गाइड में कैसा जो चतुर गाइड होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, जैसा कि जितेन मार्गे में आपको देखने को मिले हैं, तो उन कुशल गाइड के गुण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उनका वर्णन आपको करने के लिए कहा जाएगा। तो देखते हैं। एक तो वाहन चलाने में कुशल था, वो वाहन चलाने में कुशल था। उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की पूर्ण जानकारी उसको थी। विश्वसनीय था, आत्मीय था और वाणी की प्रभावशीलता और बुद्धिमत्ता की भावना उसमें थी। ये गुण उसमें थे। विषम परिस्थितियों का सामना करने की कुशलता उस व्यक्ति के अंदर थी। देखिए एक और इसमें आया है विद्यार्थियों, एक वाक्य आया है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है, ऐसा वर्णन यहाँ पर किया गया है। किसके बारे में कहा गया है, ये प्रश्न आ सकता है कि ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। तो विद्यार्थियों ये कथन पहाड़ी जो श्रमिक महिलाएं हैं उनको लक्ष्य करके कहा गया है। विद्यार्थियों इसमें बताया गया है कि लेपचार भुटिया क्या हैं। तो लेपचार भुटिया क्या हैं, सिक्किम की स्थानीय जनजातियां हैं। यहाँ पर 7 स्टार्स जो वाटरफॉल है उसको लेखिका ने जीवन की अनंतता का प्रतीक बताया गया। जीवन जिस प्रकार से 7 धाराओं में ये जो झरने बहते हैं तो जीवन की अनंतता का प्रतीक इनको कहा गया है 7 स्टार्स वाटरफॉल को। विद्यार्थियों साना साना हाथ जोड़ी क्या है, एक प्रार्थना है। वहाँ
ऐसा आए आपको यात्रा वृत्तांत, देखिए कहने का तरीका प्रश्न का हो कि कौन सी विधा है तो आप यात्रा वृत्तांत लिखेंगे। तो साना साना हाथ जोड़ जो बीच में आई है वो क्या, एक प्रार्थना थी, नेपाली प्रार्थना थी। वेस्ट एट रीपेइंग का अर्थ होता है कम लेकर ज़्यादा देना। जो कि श्रमिक महिलाएं वहाँ की हैं वो किस प्रकार से योगदान वहाँ पर देश की उन्नति में देती आए हैं, उनके बारे में ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, साना साना हाथ जोड़ जो कि यात्रा वृत्तांत है, और वो यात्रा वृत्तांत है मधु कांकरिया जी के द्वारा लिखित। और उस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आपने देखा उसका पाठ का सारांश, वहाँ से उस पाठ से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा की गई, और जितना भी उससे आसपास का जो भी व्यावहारिक जो आपका सामान्य ज्ञान बनता है, कुछ जानकारियाँ जो थीं वो आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई। विद्यार्थियों कमेंट्स करके बताएं पाठ के सारांश और प्रश्नोत्तर से संबंधित आपको ये कार्य कैसा लग रहा है। हिंदी परिवार की पाठशाला अपने शिखर तक पहुँचे और आपके लिए मैं और अच्छे वीडियोस ला करके बनाता रहूं। इस प्रकार से आप इस हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आगे से आगे आप ट्रांसफ़र करते रहिए, आगे से आगे इनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आप मदद करिए, जिससे जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, उतना ही आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए हितकर होगा। विद्या की अलग, हिंदी की अलग को जगाते रहिए। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।